नमस्कार, इतना स्वदेश पे कल की तैयारी में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष पुण्यगिरी। अगले आधे घंटे में बताऊंगा कि भारतीय बाजारों में अब आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि आज हमने बाजार में जोरदार रैली देखी है। इस शो में चूंकि बाजार में जोरदार रैली देखने के लिए शो आपका है, तो आप भी इस शो में अपने सवाल पूछ सकते हैं। दर्शकों का ये शो है, तरीका बेहद आसान है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस अपना नाम, अपने शहर का नाम, कौन सा शेयर है, आपने किस भाव पे लिया, ये तमाम जानकारी आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है। इसके अलावा एक और तरीका है जिसके जरिए भी आप सवाल भेज सकते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, तो सीधे तौर पे ट्विटर, फेसबुक पे जाइए, इतना स्वदेश को फॉलो कीजिए, केकेटी लिखना है, स्पेस देना और अपना सवाल आपको भेज देना है। एक और आसान तरीका है, कल की तैयारी शो के यूट्यूब पे जाइए, वहाँ शो को भी आप देख सकते हैं, सभी शेयरों पे राय सुन सकते हैं और वहाँ भी कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल भेज सकते हैं। फिर वहाँ से हम सवाल लेंगे। आपको बस अपना नाम, शेयर का नाम, कौन सा शेयर है, किस भाव पे आपने लिया है, ये तमाम जानकारी आपको भेजनी होगी। फिर जो हमारे साथ जानकार जुड़ेंगे, हर रोज़ जो जुड़ते हैं, वो आपकी मदद करेंगे और आप तमाम सवालों का जवाब देंगे। लेकिन आज देखिए, कहने के उससे पहले, सवाल लेने से पहले फटाफट देखते हैं बाजार में हुआ क्या। जोरदार रैली देखने को मिली। खासतौर पे हमने देखा मजबूत शुरुआत हुई, फिर करीब 12:30-1 बजे के आसपास थोड़ा सा मुनाफा उसे देखने को मिला। लास्ट के 1 घंटे में शानदार रैली देखने को मिली। निफ्टी जो है 21,675 का इंट्राडे में हाई बनाया, कमोबेश उसी के आसपास बंद होने में कामयाब हुआ। बैंक निफ्टी देखिए, वहाँ भी एक शानदार रैली देखने को मिली। ये भी दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ही बंद हुआ। 48,347 का इसने इंट्राडे में हाई बनाया बैंक निफ्टी, और 47,806 का लो था। तो कहीं ना कहीं एक समय आप 12:30 के आसपास बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाइए, वो भी जो है 48,000 के नीचे थोड़ा सा आया था थोड़ी देर के लिए, लेकिन वापस से लास्ट के 1 घंटे में मजबूती देखने को मिली और 48,000 के ऊपर बंद होने में कामयाब हो गया। सारे इंडेक्स आज देखिए कमोबेश उसमें खरीदारी देखने को मिलेगी। मैं 3 इंडेक्स की बात करूँ जिसमें सबसे तेजी थी। सबसे पहले जो बैंकिंग स्टॉक्स का पीएसयू इंडेक्स देखिए, सरकारी बैंकिंग शेयरों में आज अच्छी खरीदारी थी। पीएनबी का स्टॉक्स दिखाइए, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूको बैंक और एसबीआई, ये 4 बैंकिंग स्टॉक्स है सरकारी बैंकों में, जिसमें आज के ट्रेड में एक शानदार रैली देखने को मिली और ये तमाम स्टॉक्स अच्छी मजबूती के साथ बंद होने में कामयाब हुए। ये तमाम बैंकिंग स्टॉक्स देखिए, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूको बैंक और एसबीआई। इसके अलावा एक और इंडेक्स था जिसमें कि आज के ट्रेड में शानदार रैली देखने को मिली। तमाम स्टॉक्स देखिएगा, अब दिन के ऊपरी स्तर के आसपास बंद हुए हैं। एक और इंडेक्स था ऑटो इंडेक्स, देखिए निफ्टी ऑटो इंडेक्स, वहाँ आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। तमाम और ऑटो स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिली। खासतौर पर बजाज ऑटो का जिस तरीके से अपग्रेड किया गया, उसका तो उसमें असर थे ही बजाज ऑटो। उसके साथ बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, आइसर मोटर, हीरो मोटोकॉर्प, महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे तमाम स्टॉक्स में आज के ट्रेड में खरीदारी देखने को मिली। एक और इंडेक्स की मैं बात करूंगा जहां आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिली, वो इंडेक्स जो था मेटल इंडेक्स था, वहां भी आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिली। उसमें आप देखिए हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे स्टॉक्स थे जहां अच्छी मजबूती देखने को मिली। सेल और टाटा स्टील थे जहां खरीदारी देखने को मिली। मूड माहौल बाजार का भी शानदार देखने को मिल रहा है। अब केवल 2 कारोबारी सत्र बचे हुए इस साल के, कल बड़ी वाली एक्सपायरी है, उससे पहले अब क्या नज़रिया होना चाहिए बाजार पे, समझते हैं अपने 2 जानकारों के साथ। हमारे साथ आदित्य अरोड़ा जुड़ चुके हैं और मयूरेश जोशी जुड़े हैं। मयूरेश जी, काफ़ी दिनों के बाद इस शो में आपसे मुलाकात हो रही है, शुक्रिया, नमस्कार इतना सदस्य को समय देने के लिए। शुरुआत आपके साथ ही एक शानदार रैली देखने को मिल रही है और अच्छी बात यह कि जिस दिन आप आए हैं बाजार में हर तरफ रिकॉर्ड ही रिकॉर्ड है। सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, कुछ और अगर मांग लेते तो वो भी रिकॉर्ड बन जाता आज। गुड इवनिंग सर। नहीं, मेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, ईटी नाउ स्वदेश की टीम को और सारे दर्शकों को, और खास करके रिटेल निवेशकों को जो सिप्स कंटिन्यू किए हैं, और ये सिप्स के बदौलत इंडियन मार्केट्स ऑल टाइम हाइज देख रहे हैं। हैविंग सेड दैट, जो इंडिया की पोजीशनिंग है मैक्रो और माइक्रो लेवल के ऊपर, ये बहुत शानदार तरीके से प्लेस्ड है। मैक्रोज में आज इंडिया को कोई कंपैरिजन ही नहीं है इमर्जिंग और डेवलप्ड बैंक दोनों से। आज हमारे टैक्स कलेक्शंस, आज जो कॉर्पोरेट डेट टू जीडीपी के आंकड़े हैं, आज जो फॉरेन फ्लोज आज इंडिया में आ रहे हैं, जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं 616 बिलियन के आसपास, ये अच्छी खासी इंपोर्ट कवर देती है। करंट अकाउंट डेफिसिट 1% के आसपास आ चुका है। जीएसटी कलेक्शंस 1,75,00,000 के आसपास प्रति माह दिखने मिल रहे हैं। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन शायद ये वित्त वर्ष में 1,00,000 करोड़ से एक्सीड हो। इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, तो यू कांट आस्क फॉर मोर जहां तक मैक्रोस का सवाल है। और जो पॉलिटिकल इवेंट्स है, स्टेट इलेक्शन के नतीजे और एक्सपेक्टेशन जनरल इलेक्शंस को लेके माहौल को और बेहतरीन कर रहे हैं। हैविंग सेड दैट, जो माइक्रो एनवायरनमेंट है, जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स की हम बात करते हैं, पिछले तिमाही के नंबर्स काफी शानदार रहे थे फॉर मोस्ट सेक्टर्स बारिंग अ फ्यू सेक्टर्स। बट जनरली मेरा मानना यही है कि तीसरे तिमाही में भी, क्योंकि एक फेस्टिव तिमाही होगी, दिवाली के आंकड़े कंजम्पशन रिलेटेड सेक्टर्स में प्ले आउट होंगे, क्रिसमस और न्यू ईयर के आंकड़े भी होटल्स, एविएशन जैसे सेक्टर्स में प्ले आउट होंगे। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, डिस्क्रिशनरी, ये जो सेगमेंट ऑफ द मार्केट है, अलॉन्ग विद एक्सपेक्टेशंस जो गवर्नमेंट केपेक्स कंटिन्यू करेगी,
इंफ्रा की तरफ, कैपिटल गुड्स की तरफ और मैन्युफैक्चरिंग की तरफ, ये सारे पहलू जो इंडियन जीडीपी को सहारा देंगे थ्रू कॉर्पोरेट अर्निंग्स, ये मैक्रो और माइक्रो स्टोरी को बरकरार रखते हैं। रेट कट्स का सिलसिला मार्केट मान के चल रहा है कि एट सम पॉइंट सेकंड हाफ ऑफ नेक्स्ट कैलेंडर ईयर से स्टार्ट होगा, और इसीलिए आई थिंक जो एफआई फ्लोज की भी मात्रा होगी अगले वर्ष के लिए वो और बेहतर होगी कंपेयर्ड टू व्हाट इट वाज प्रीवियस ईयर। एंड डोमेस्टिक फ्लोज जो कंटिन्यू होंगे, ये मार्केट को तो एक बेस केस सिनेरियो में सहारा और सपोर्ट देंगे। तो काफी ट्रिगर्स हैं स्ट्रक्चरली जो मार्केट्स को पॉजिटिव कर रहे हैं। मैं मान के चलता हूँ कि आई थिंक ये सिर्फ नंबर्स हैं, और भी अच्छे अच्छे नंबर्स देखने मिलेंगे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। अगर आप जेन्युइनली मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है अगले 3 या 5 वर्षों में, इंडिया ग्रोथ स्टोरी 1-2 वर्षों के लिए नहीं, अगले दशक के लिए है। और इसलिए मुझे लगता है स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द स्टोरी कंटिन्यूज। कोई स्ट्रक्चरल डाउनसाइड रिस्क आज की तारीख में लग नहीं रही है। कोई अगर बड़ी फॉल मार्केट में किसी भी वजह से आती है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी मानना चाहिए। इंडियन मार्केट्स शुड कंटिन्यू डूइंग वेल एंड आई रिमेन एक्सट्रीमली ऑप्टिमिस्टिक। मेडोज जोशी के साथ यही खासियत है, जब भी मेडोज जुड़ते हैं अपना तो आपको सुनना हमेशा अच्छा लगता है। आपने कुछ समय में ही, कुछ मिनटों में पूरा समराइज कर दिया कि बाजार में क्यों तेजी है और आगे भी क्यों तेजी जारी रहेगी। गिरावट को जो है ना हमेशा मौके के तौर पे लीजिए। अभी जो भी गिरावट अगर आती भी है तो खरीदारी के ही मौके तलाशी है। आदित्य, जल्दी से सिर्फ लेवल बता दीजिए निफ्टी बैंक निफ्टी के आप। वेरी गुड आफ्टरनून मनीष जी, वेरी गुड आफ्टरनून मयूरेश जी एंड एवरीबॉडी। तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें तो जो इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा वो रहेगा 47,000। जब तक बैंक निफ्टी 47,000 के ऊपर है तब तक तेजी का रुझान होना चाहिए, उसके नीचे प्रॉफिट बुकिंग इमर्ज कर सकती है। और यही अगर हम निफ्टी की बात करें तो आज भी हमने देखा ऑलमोस्ट 200 पॉइंट की तेजी है। तो उसमें इम्पोर्टेंट लेवल बनता है 21,100। जब तक उस लेवल के ऊपर है तब तक तेजी का बायस रहेगा, उसके नीचे बेरिश बायस बता सकते हैं। राय सीधे तौर पे निफ्टी और बैंक निफ्टी पे। और फटाफट बिना देरी किए कुछ सवाल जवाब के सिलसिला को शुरू करते हैं। पहला जो सवाल एचडीएफसी लाइव पे सुदीप जी का है, दिल्ली से उन्होंने सवाल भेजा है। 221 शेयर इनके पास है 678 रुपये के भाव पे। और दूसरा जो सवाल है पंकज कुमार का है, बिहार से, इनके पास भी एचडीएफसी लाइव के शेयर हैं, 12 शेयर है 677 रुपये के भाव पे। मेवरेस, एचडीएफसी लाइव को लेके क्या नजरिया आपका? शायद अंडर परफॉर्म करे तो पंकज जी को थोड़ा एक पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक ने अगर आप देखें तो पिछले 5 वर्षों में ऐसा कोई एब्सोल्यूट आउट परफॉर्मेंस दिया नहीं बाजार के साथ। अभी एक्सपेक्टेशन यही है कि अगले 2 वर्षों में जो टैक्स ट्वीक्स हुए थे पिछले वर्ष, इन्होंने अपना प्रोडक्ट्स मिक्स चेंज किया है। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन मेंटेन होने की ये पूरी की पूरी कोशिश करेंगे। और इसलिए आई थिंक जो परसिस्टेंसी रेशियोज हैं और जो एम्बेडेड वैल्यू है जो यानी बैलेंस शीट को सहारा देगी, ये आई थिंक ठीक ठाक रहनी चाहिए विद द स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज दैट इट कैरीज एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग बुक दैट इट कैरीज। पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि ये स्टॉक बहुत ज्यादा मूवमेंट दिखा नहीं है, पर अगर आपका 1-2 साल का नजरिया हो तो शायद आप होल्ड करके रख सकते। ये आप दोनों का जिस खरीद भाव पे लगभग बराबर है और मयूर जी का ये राय है कि आप शेयर को होल्ड कीजिए। थोड़ा लंबा नज़रिया आपको रखना होगा। अभी कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न देखने को नहीं मिल सकता, लेकिन अगर आप 2 साल के नज़रिए के हिसाब से होल्ड करते हैं तो आपको मुनाफा देखने को मिल सकता है। जो अगला सवाल है विजय तिवारी जी का है, कैंपस एक्टिवियर पर उन्होंने सवाल पूछा है। 30 शेयर उनके पास है 309 रुपये के भाव पे। वो जानना चाहते हैं क्या करे, क्या राय होगी इस शेयर पे आदित्य आपकी? देखिए, अगर कैंपस एक्टिववेयर को देखें तो एक अंडर परफॉर्मर रहा है बहुत टाइम से। एक डाउनवर्ड ट्रेंड में स्टॉक चलता आ रहा है। इसका हाई हुआ करता था ऑलमोस्ट 640 और अभी 280 पे ट्रेड कर रहा है। तो कंपनी में कोई स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स नहीं है कि इसमें एक सस्टेनेबल रैली आपको देखने को मिले। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म नजरिया है तो मैं कहूँगा इस स्टॉक में से निकल के आप अदर मार्केट लीडर्स में जाए, जैसे कि बाटा हो गया या इस तरीके से हो गया। बट आपका अगर शॉर्ट टर्म नजरिया है आधे 1 महीने का, 2 महीने का, तो इस स्टॉक में बने रह सकते हैं। 278 पे बाय की सलाह रहेगी और स्टॉप लॉस रहेगा इसमें 250 का और टारगेट रहेगा इसमें 300 का। राय सीधे तौर पे आते हुए कैंपस एक्टिव पे। जो अगला सवाल है शहाबुद्दीन जी का है, कोल इंडिया पर उन्होंने सवाल पूछा है। 2500 शेयर इनके पास है 213 रुपये के भाव पे। वो जानना चाहते हैं क्या करे। मेरे सामने देखा कि इस साल इस शेयर में एक शानदार रैली देखने को मिली, इनको अच्छा खासा मुनाफा भी हो रहा है। कोल इंडिया पे क्या नजरिया है आपका? एंजॉय करें मोमेंटम, अच्छे खासे भाव पे आपने लिया है। 2 चीजें, एक जो प्रोडक्शन और सेल्स के आंकड़े हैं ये ठीक ठाक रहने चाहिए अगले वित्त वर्ष के लिए भी। जो ये बाकी के एंसिलरी इंफ्रास्ट्रक्चर बांध रहे हैं, जो रेल इवैक्यूएशन लाइंस यानी जो कोल पिट माइन से लेके प्रोसेसिंग के लिए जाएगा या एंड स्टेशन के लिए जाएगा, ये सारा इन रेल इंफ्रास्ट्रक्चर इनका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ई ऑक्शन जो एक पार्ट होता है इनका 20% ऑफ टॉप लाइन और वॉल्यूम्स,
यहाँ पे रियलाइजेशन ग्रोथ ठीक ठाक होनी चाहिए, एंड इनफैक्ट इवन ऑन देयर ओन नॉर्मलाइज कोल वॉल्यूम्स यहाँ पे भी रियलाइजेशन ठीक ठाक होनी चाहिए। एड टू दैट डिविडेंड यील्ड 9% के आसपास है, तो अच्छे खासे आप डिविडेंड्स भी एंजॉय कर सकते हैं। ये ट्रांजिशन जो थर्मल टू रिन्यूएबल्स है, ये ऑब्वियसली होने वाला है अगले कुछ वर्षों में, बट फिर भी डिपेंडेंस ऑन थर्मल विल कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट 1-2 years. So clearly enjoy the momentum, enjoy the ride. आपने एक अच्छी बात बोली कि एंजॉय कीजिए। मेरा एक सवाल है इसमें, आप बताइए इसका जवाब कि एंजॉय प्रॉफिट देख के करें या थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके एंजॉय कर ले। नहीं, आई थिंक वो उनके रिस्क के ऊपर है, तो अगर रिस्क टेकिंग एबिलिटी है तो आई थिंक थोड़ी सी मुनाफा दे कैन कंटिन्यू विद दैट। अगर इतना रिस्क नहीं लेना चाहते तो थोड़ा प्रॉफिट बिल्कुल मानना चाहिए, बट हमारा मानना है कि यू एंजॉय द मोमेंटम इन दैट एस्पेक्ट कि कहीं ना कहीं आई थिंक आप आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है ये एक्सटेंड करते जाए, तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इफ द स्टॉक कम्स बैक बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल फॉल या कुछ फॉल मार्केट में आया, तो आप ऑटोमेटिकली स्टॉप आउट हो जाओगे। सो आई थिंक देयर इज नो डेफिनेट नीड टू कीप अ पर्टिकुलर लेवल, एक डिफाइनेट लेवल रख दीजिए इन टर्म्स ऑफ अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अगर वो लग गया तो ठीक, नहीं लगा तो आई थिंक एंजॉय द राइड एंड एंजॉय द मोमेंटम ऑफ द स्टॉक। जी, वही सलाह आपके लिए कि आप चूँकि आपको अच्छा मुनाफा हो तो आप चाहें तो खुद से एक स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। जो अगला सवाल है लीलावती झा का है पटना से। एस्ट्रल के बारे में उन्होंने सवाल पूछा है। 100 शेयर के पास है 1750 रुपये के भाव पे। आदित्य, क्या राय होगी एस्ट्रल को लेके आपकी? आदित्य, देखिए एस्ट्रल एक साइडवेज ट्रेंड में है। शॉर्ट टर्म से ऑलमोस्ट ये स्टॉक ने अपना हाई लगाया था जून 2023 से, फिर स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है, तो थोड़ा थोड़ा समय पे डाइजेस्ट करके अपने गेंस लंबी तेजी या लंबी दौड़ लगाती है। तो थोड़ा टाइम अगर दे इस कंपनी को, 3 से 6 महीना अगर नजरिया है, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक अभी बहुत अच्छा लगता है। 1906 में और भी बाय कर सकते हैं, और इसमें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 1700 का। और इसमें टारगेट जो बन के आ रहे हैं वो बन के आ रहे हैं 2200 से लेके 2500। तो अगर आपका मीडियम टर्म नजरिया है तो स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है चार्ट पे। तो सीधे तौर पे लीलावती जी इसको होल्ड करके चलिए, 200-2000 के ऊपर भी जाता हुआ दिख सकता है ये शेयर। जो अगला सवाल है आनंद सिंह का है कोलकाता से। SGBN के 100 शेयर के पोर्टफोलियो में 90 रुपये के भाव पे। मेरे सामने देखा था कि ये एक ऐसा शेयर है जो कई सालों तक नहीं चला, और इस साल देखिए करीब करीब 180-90% के आसपास का रिटर्न देता हुआ दिखा। क्या रहा होगी SGBN को? किसी के पास है तो होल्ड करे या एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करे, गिरावट आता तो खरीदारी करे? नहीं, होल्ड करके चलिए, क्योंकि यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये शेयर ने एब्सोल्युटली कुछ नहीं किया था। और जैसे कैपेसिटी एक्सपेंशंस हो रही हैं, जो एक्सपेक्टेशन हम बांध के चल रहे हैं कि जो नए प्रोजेक्ट्स स्ट्रीम पे आएंगे इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, वॉल्यूम्स को अच्छा खासा सहारा देंगे, एंड रियलाइजेशन ग्रोथ शुड आल्सो बी इक्वली गुड। हैविंग सेड दैट, जो नए ऑर्डर्स इनको मिल रहे हैं, आई थिंक दैट इज आल्सो वेरी वेरी एनकरेजिंग, जो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देती है बैलेंस शीट के हिसाब से। तो हमें लगता है आई थिंक जो लॉन्ग टर्म अर्निंग्स और रेवेन्यू विजिबिलिटी है, ये शायद ये कंपनी के लिए बरकरार रहेगी विद द स्लीव ऑफ ऑर्डर्स जो प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और जैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा ये सारे प्रोजेक्ट्स का, अच्छा खासा आई थिंक एक रिटर्न एक्रीशन स्टार्ट हो जाएगा जो इबिटा और बॉटम लाइन पे दिखने लगेगा। तो आई थिंक लंबा नजरिया हो तो बिल्कुल होल्ड करके रखे, कोई दो नहीं। एक अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों। मजीद अंसारी जी का सवाल है इजी ट्रिप पे। इनके पास जो है 17,848 शेयर लिए हैं, काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में शेयर लिए है। 40 रुपये 80 पैसे के भाव पे इनको भी नुकसान हो रहा है। आदित्य, क्या राय होगी? ये एक ऐसा शेयर है इस साल का मिड कैप स्मॉल कैप में कह सकते हैं जिसने 26% का रिटर्न निगेटिव दिया है। पूरे बाजार में तेजी और शेयर जो है कहाँ का कहाँ आ गया है। क्या राय होगी? कोई स्टॉप लॉस आप इनको बताइए, स्विच करें क्या इस शेयर से? बिल्कुल, देखिए अगर आपका लॉन्ग टर्म नज़रिया है तो स्टॉक में ज़्यादा मोमेंटम नहीं है। और ये बाज़ार कहाँ पहुँच गया, और ये ऑलमोस्ट साइडवेज जोन में ही है। अगर आप मोमेंटम ट्रेडर है या थोड़ी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं तो मेरा नज़रिया ये रहेगा कि 47 के बाद स्टॉक में अच्छा मोमेंटम लौटेगा। वहाँ से स्टॉक छलांग लगा सकता है 55 से लेके 60 तक की। अभी तो साइडवेज चल रहा है, तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। बट अगर 47 के ऊपर क्रॉस होता है तो आप थोड़ी इसमें अच्छी तेजी बनाने का विचार रख सकते हैं। क्या आती हुई सेतों पे इजी ट्रिप पे। जो अगला सवाल है अभय मिश्रा जी का, इंडिया शेल्टर फाइनेंस पे है। मयूरेश, क्या राय होगी? 30 शेयर है 493 रुपये के भाव पे, लिस्टिंग हाल की, और हमने देखा कि लगातार जो है लिस्टिंग के बाद से शेयर में दबाव ही देखने को मिल रहा है। 620 से गिर के 527 रुपये के आसपास आ गया है। क्या करें, ये होल्ड करें? बिल्कुल कर सकते हैं, नई लिस्टिंग है तो डेटा पॉइंट्स हिस्टोरिकली देखेंगे हम,
और उम्मीद ये है कि जो आगे के क्वार्टर्स होंगे ये हिस्टोरिकल जैसे एग्जीक्यूशन किए हैं, आई थिंक दे शुड कंटिन्यू ऑन दैट पाथ, तो शायद एक री रेटिंग हो सकती है ये स्टॉक की। बट अगेन आई थिंक ऑल द एंसिलरी प्लेयर जो रियल एस्टेट को सपोर्ट करते हैं, वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हो, प्लाईवुड या लैमिनेट प्लेयर्स हो, सैनिटरी वेयर हो कंपनियां, ये सारी कंपनी शुड कंटिन्यू डूइंग वेल, क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं जो माहौल है रियल एस्टेट साइकिल का, वेर इन द मिड पॉइंट ऑफ द रियल एस्टेट साइकिल, और ऑल एंसिलरी प्लेयर्स शुड स्टार्ट कंटिन्यू डूइंग वेल, बोथ इन टर्म्स ऑफ न्यू हाउसेस जो बन रही है और एग्जिस्टिंग हाउसेस जहां पे आई थिंक एक रीफर्निशिंग हो रही है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो एक्सपेक्टेशंस है रेट कट को लेके भी, ये सारे स्टॉक्स रेट सेंसिटिव होते हैं, और इसलिए अगर रेट कट का सिलसिला स्टार्ट होता है तो एक अच्छा खासा इंक्रीमेंटल बेनिफिट होता है इनके बोरोइंग कॉस्ट के ऊपर, जो पॉजिटिवली रिफ्लेक्ट होता है निम्स के ऊपर। तो बिल्कुल विद द एक्सपेक्टेशंस के अगले साल से रेट कट साइकिल स्टार्ट होगा, एक इम्प्लीकेशन है कि पॉजिटिव अर्निंग्स मोमेंटम बैलेंस शीट पे आएगा, एंड वॉल्यूम एंड डिमांड इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन स्ट्रॉन्ग, यानी डिमांड सप्लाई फैक्टर्स दोनों शायद ये सेक्टर के फेवर में रहे। सीधे तौर पर आप इंडस हेल्थ के स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं, आपको आने वाले दिनों में मुनाफा देखने को अच्छा मिल सकता है। तो हमने कई सारे स्टॉक्स पे फटाफट अंदाज में चर्चा की है, लेकिन अब बात करते हैं वीआईपी स्टॉक्स की। मौर्य साहब आए हैं तो निश्चित रूप से आपसे हम जो है ना निवेश के कुछ मंत्र तो जानेंगे। आपके तरफ से कौन सा शेयर है जिसमें 6 महीना 12 महीना के हिसाब से निवेश कर सकते हैं? बिल्कुल, तो हमें लगता है आई थिंक जो थीम है इंफ्रास्ट्रक्चर, एपेक्स ऑफ गवर्नमेंट और बजट के हिसाब से भी जो एलोकेशंस हो सकते हैं, इसको सारे मद्देनजर रखते हुए हमें लगता है वेल्सपन एंटरप्राइजेस इस पे जरूर ध्यान देना चाहिए। इसमें 2-3 इंटरेस्टिंग पहलू हैं। एक वाटर और वाटर ईपीसी यानी जो वेस्ट मैनेजमेंट है, यहाँ पे 64 to 65% ऑफ टॉप लाइन ये सेगमेंट से आती है, 34% रोड से आती है, एंड विद इन रोड्स ऑल्सो ईपीसी ऑफ हैम ये प्रोजेक्ट से करती है कंपनी, जिसके आईआरआर और मार्जिन रिलेटिवली बेटर रहते हैं कंपेयर टू प्योर ईपीसी कंपनीज। जहां तक वाटर और वेस्ट मैनेजमेंट का सवाल रहा है, कंसोलिडेटेड ऑर्डर बुक 9,000 करोड़ के आसपास है, और इसकी जो एक एक्सपेक्टेशन हम मान के चल सकते हैं, क्योंकि इतनी एलोकेशन हो रहे हैं, नल से जल स्कीम एज एन एग्जाम्पल 60,000 करोड़, रूरल वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट के लिए 3,25,000 करोड़ की एलोकेशन दी गई है। तो काफी ऑर्डर्स आते रहेंगे इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, एंड दीज ऑर्डर्स विल कम एट अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ मार्जिन्स। क्योंकि रीजनेबल मार्जिन्स रहेंगे, वेल्सपन एंटरप्राइजेस के पहले हाफ में मार्जिन्स लगभग 19% के आसपास रहे हैं। अगर हम नॉर्मलाइज मार्जिन में मान के चलते हैं और 17-18% के बैंड में अगर कंपनी ऑपरेट करती है विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एज फार एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर्स इज कंसर्न ऑन द टॉप लाइन, एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज आ जाएगा बैलेंस शीट के ऊपर। बहुत ज्यादा डेट बैलेंस शीट के ऊपर है नहीं, और इसलिए ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ रिटर्न रेशियो, स्पेसिफिकली रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल रिफ्लेक्ट हो सकता है। तो काफी कुछ है इन टर्म्स ऑफ मैक्रोस फॉर द सेक्टर। एक्सपेक्टेशन ये भी है कि इंटरिम बजट में allocations towards water, waste management and roads, जो हम गडकरी साहब के स्टेटमेंट सुनते हैं कि 45 किलोमीटर पर डे हम बांधेंगे, यहाँ पे एक अच्छा खासा हो सकता है। दीज कंपनीज आल्सो मोनेटाइजिंग अ फ्यू ऑफ इट्स प्रोजेक्ट्स, जहाँ पे 1700 करोड़ इक्विटी इन्होंने लगाई थी, 2500 करोड़ की इन्हें उम्मीद है कि मोनेटाइजेशन मिल सकता है, विच इज ऑल्सो ह्यूज प्लस एज फार एज द बैलेंस शीट इज कंसर्न। तो हमें लगता है अगर स्ट्रक्चरल ड्राइवर्स देखें इकोनॉमी को लेके और स्टॉक को लेके, ये सारी चीज इसका टारगेट क्या होगा मनीष? अगर 325 के आसपास क्लोज हुआ है तो क्या टारगेट इसका मान के चलिए 1 साल के लिए? तो हम एक 25 से 26% की अपसाइड देखें। 25 से 26% के अपसाइड। और अच्छा क्या है कि हम लोगों ने बजट की तैयारी अब स्ट्रिंग नहीं बनाई थी, वरना मैं जरूर चला था, क्योंकि आपने जो है ना बतौर बजट के ट्रिगर के तौर पे भी जो है वेल्सपन एंटरप्राइजेज में आपने खरीदारी करने की सलाह दी। यहाँ से अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। 25 से 26% का रिटर्न, मतलब करीब करीब 400 के ऊपर का भाव इस शेयर में देखने को मिल सकता है अगले 1 साल में। आदित्य, आपकी तरफ से कौन सा वीआईपी स्टॉक होगा? देखिए, मेरी तरफ से खास पिक रहेगी एक ऑटो स्टॉक पे। आई थिंक ऑटो इंडेक्स जो है काफी अच्छी रफ्तार दिखा रहा है और एकदम टॉप गियर में है। तो इंडेक्स की अगर बात करें तो निफ्टी ऑटो इंडेक्स अभी 18,224 पे ट्रेड कर रहा है, और वहां पे ट्रिगर दिखते हैं 19,000 की तरफ। तो मेरी टॉप पिक रहेगी उसमें आयशर मोटर। उसमें चार्ट पैटर्न्स बुलिश बन रहे हैं, लॉन्ग बिल्डअप है डेटा में, बायर्स काफी एग्रेसिव हो रहे हैं, पैटर्न्स बुलिश है, तो उसको बाय कर सकते हैं 4123 में।
स्टॉप लॉस रहेगा 3900 का और टारगेट रहेगा 4500। तो ये रहा आशा मोटर में खरीदारी करने के सलाह। टारगेट होगा 4500 का, इसमें स्टॉप लॉस लगाना है 3900 रुपये का। तो कल की तैयारी में हमने तमाम शेयरों पे सवाल जवाब किए और मयूरेश और आदित्य ने हमारी मदद की। मयूरेश और आदित्य, आप दोनों का शुक्रिया 18 स्वदेश को समय देने के लिए और तमाम शेयरों पे विस्तार से चर्चा करने के लिए। आज हमने देखा कि बाजार में रिकॉर्ड तेज़ी देखने को मिली है। उम्मीद करते हैं कि कल भी ये तेज़ी जो है जारी रहे। कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।